नमस्कार। आप सभी को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। और आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो है क्लास 9th, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं हीरोन फार्मूला। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? हीरोन फार्मूला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हीरोन का सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो आज इसको हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, हम यदि बात करने जा रहे हैं तो यदि आप इसे केसी सिन्हा के बुक से पढ़ रहे हैं तो केसी सिन्हा में इसका जो एक्सरसाइज है वो 14 मिलेगा। ठीक है, एक्सरसाइज 14। तो बिना देर किए हुए हम लोग बारीकी से समझेंगे कि आखिर इसमें हमें पढ़ना क्या होता है। उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हीरोन फार्मूला क्या होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, यदि हम बात करें पहला पॉइंट यहाँ पे कि आखिर हीरोन फार्मूला यानी हीरोन का जो सूत्र होता है, ठीक है, वो जैसे मैथ में ही है पर किस में पढ़ना होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को जो है क्षेत्र मिति के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है? क्षेत्र मिति के अंतर्गत, जिसको हम लोग कहते हैं मेंसुरेशन। क्या कहते हैं? मेंसुरेशन। ठीक है, हमने क्या बोला कि हीरोन फार्मूला जो है, यहाँ पे हीरोन का जो सूत्र हम लोग पढ़ते हैं ये चैप्टर, उसको किसके अंतर्गत रखा गया है? तो क्या बताइएगा? क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन के अंतर्गत रखा गया है। पहला पॉइंट हमें समझ में आया ये कि इस चैप्टर को हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? तो क्षेत्र मिति के अंतर्गत। ठीक है, क्षेत्र मिति, इसी को हम लोग कहते हैं मेंसुरेशन। क्या कहते हैं? मेंसुरेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि क्षेत्र मिति में क्या पढ़ना होता है। क्षेत्र मिति में क्या पढ़ना होता है समझिएगा। तो क्षेत्र मिति में जो होता है किसी आकृति के जो है आकृति के, ठीक है, क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, किसके बारे में? क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो कोई भी आकृति हो उसके क्षेत्रफल और आयतन को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हीरोन के सूत्र में यदि बात करें हम, तो ज्यादातर जो हम लोग हीरोन के सूत्र में पढ़ते हैं वो केवल क्षेत्रफल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्षेत्रफल पढ़ते हैं। लेकिन क्षेत्रमिति के अंतर्गत बोले कि इसमें क्या पढ़ना आता है, तो आकृति का जो है क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना होता है। जैसे कोई आकृति है उसका हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, उसका आयतन भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हमें पढ़ना होता है। तो ये पॉइंट को आप लोग क्लियर कर चुके हैं कि हीरोन का सूत्र किसके अंतर्गत आएगा? क्षेत्रमिति। हम बोले क्षेत्रमिति मतलब क्या होता है? तो किसी आकृति के यदि हम क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करते हैं, या ठीक है, या आकृति में से, ठीक है, क्षेत्रफल और आयतन का हम जिसमें अध्ययन करते हैं वही क्या होता है? क्षेत्रमिति होता है। ठीक है, यानी सीधा सीधी बोले क्षेत्रफल तथा आयतन का अध्ययन, ठीक है, मैथ में से, ठीक है, जिस भी में पढ़ते हैं हम उसको क्षेत्रमिति कहेंगे। ठीक है, ये आपका क्लियर हो चुका है कि क्षेत्रफल और आयतन जहां पे पढ़ेंगे उसको हम लोग क्षेत्रमिति कहेंगे। और हीरोन के जो सूत्र आता है वो ये किसके अंतर्गत रखा गया है? तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, हीरोन को सूत्र पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, क्या जानेंगे? त्रिभुज क्या होता है। तो पहले इससे पहले हम लोग समझते हैं त्रिभुज को। किसको समझेंगे? त्रिभुज को समझेंगे। त्रिभुज, अगर हम सीधा सीधी बोले कि तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र क्या होता है? त्रिभुज होता है। तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र क्या होता है? त्रिभुज होता है। जैसे हम बोले कि त्रिभुज बनता कैसे है, देखिए कैसे त्रिभुज आएगा। तीन भुजा, हमने बोला तीन भुजा, जैसे ये है, अब इसको हम घेर रख के इस तरह से की, फिर इसको इस तरह से हमने घेरा, ये क्या बनेगा? तो एक त्रिभुज बनेगा। ये जो बनेगा ना वो एक त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र क्या होता है? त्रिभुज होता है। अब इसको भी हम भुजा मानते हैं, इसको भी भुजा मानते हैं, इसको भी भुजा मानते हैं। यदि ये तीनों भुजा बराबर है तो वो एक अलग प्रकार के त्रिभुज बनेगा। तीनों भुजा के माप अलग है तो अलग प्रकार के त्रिभुज बनेगा। जैसे कि समझते हैं, तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र हमारा क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। हम बोले कि त्रिभुज के प्रकार, तो मुख्य रूप से त्रिभुज कै प्रकार के होता है? तीन प्रकार के। कै प्रकार का होता है? तीन प्रकार के। जैसे अगर हम ये
तीन यहाँ पे आपको मार्कर जो दिख रहा है वो सब क्या है, सब करीब बराबर है, ठीक है। तो ये अगर हम इसको भुजा मानते हैं तो जब इससे हम कोई त्रिभुज बनाएंगे तो इससे तो समान भुजा वाला त्रिभुज बनेगा, इसकी भुजा क्या है, सभी समान है। तो समान भुजा से अगर कोई त्रिभुज बनेगा, यानी सीधा सीधी बोले कि यदि त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर है तो उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। अगर दो को हम बराबर रखते हैं और एक बड़ा छोटा है तो दो बराबर है तो सम द्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर तीनों का माप अलग अलग है तो विषम बाहु त्रिभुज होगा। तो हमने क्या क्या बता दिया यहाँ पे, अभी हम लोग समझ पाए यहाँ पे त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार हमें समझ में आया। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज, ठीक है, ट्राइंगल, जिसको क्या कह देंगे, त्रिभुज कह देंगे, ठीक है, सॉरी क्या कह देंगे, त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज किसको कहते हैं, तो हमने बताया कि तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र त्रिभुज होता है, या तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं, समझिएगा। संरेख हमने दो वर्ड यहां इस्तेमाल किया, देखिएगा संरेख क्या होता है, संरेख। एक और वर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं असंरेख, असंरेख, ठीक है। संरेख और असंरेख जो है ये दोनों वर्ड क्या है समझते हैं। संरेख के मतलब होता है कि जैसे ये रेखा है, अब इसी रेखा पे सारा बिंदु इस तरह से आ जाए, इस तरह से, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इस रेखा में ही सभी बिंदु आ रहा है, तो ऐसा रेखा क्या कहलाएगा, संरेख कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संरेख कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पे बोले एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर है, अब क्या बता सकते हैं कि ये सभी बिंदु क्या एक रेखा में आएगा, नहीं आएगा, ऐसे आ रहा है, क्या ये एक ही रेखा में है, नहीं है, तो हम इसको क्या कहते हैं, असंरेख कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। संरेख है तो सब एक रेखा में होगा, असंरेख है तो सब अलग अलग रेखा में आएगा। जैसे ई रेखा को खींचेंगे आगे पीछे, अलग रेखा है, ये अलग रेखा है, ये अलग रेखा है, तो इस प्रकार से संरेख और असंरेख समझ में आ गया। यदि एक ही रेखा में सभी बिंदु आ रहा है तो संरेख, अगर एक ही बिंदु में एक ही रेखा में सभी बिंदु नहीं आ रहा है तो उसको असंरेख कह देंगे। बात क्लियर है, आगे समझते हैं। त्रिभुज हमने दो तरीके से डिफाइन किया इसको, ठीक है। हमने बताया कि तीन बिंदुओं, तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र होता है त्रिभुज, लेकिन जब तीन गो असंरेख बिंदु मिलाते हैं, जैसे असंरेख तीन गो मिलाएंगे, तीन बिंदु, जैसे एक बिंदु है, एक बिंदु है, एक बिंदु यहां हमने लिया, ये इस तरह से ले सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं, इस तरह से दे सकते हैं, ये भी है त्रिभुज बनेगा। अगर हम इसको ऐसे 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 रख दे तो भी त्रिभुज बनेगा, ये जैसे मर्जी है वैसे रख दीजिए, यहां रख दीजिए भी चलेगा, कहीं भी तीन बिंदु ले लीजिए पर तीनों को मिलाइएगा तो त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज के प्रकार में से एक ना एक होना ही है। तो हमने यहां बताया कि तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र, देखिए इसको ऐसे मिला देते हैं, त्रिभुज बना गया ना, ये देखिए मिला दीजिए, ये भी त्रिभुज बनेगा, इसको भी मिलाएंगे तो ये भी त्रिभुज बनेगा, ठीक है, क्या बन गया, त्रिभुज। तो तीन असंरेख बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं। हमने क्या बोला, हमने बताया तीन असंरेख, तीन असंरेख बिंदुओं को, तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से, तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं, उसे त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कह देंगे, त्रिभुज कहेंगे, क्या कह देंगे, त्रिभुज। ये चीज समझ में आया, ठीक है। अब हम यहाँ पे
या तो इस तरह से इसको बोल सकते थे, कैसे बोल सकते थे, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 भुजाओं से घिरा क्षेत्र, 3 भुजाओं, 3 भुजाओं से घिरा क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसे डिफाइन कर देंगे या तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं त्रिभुज के प्रकार। इसको ऐसे लिखेंगे, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, हमने क्या बोला, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, तो भुजा के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार होता है वो 3 प्रकार के होता है। कै प्रकार के होता है? 3 प्रकार, 3 प्रकार। ठीक है, भुजा के आधार पर। जैसे अगर हम इस तरह से इसको ले लें, देखिए ये 3 प्रकार यहां हम दिखा रहे हैं। ठीक है, पहला को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरा को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा को बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ये 3 प्रकार का हो गया, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, सम मतलब क्या होगा? तो समान होगा। बाहु मतलब बोले तो क्या होता है? भुजा। बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। ठीक है, यानी समान भुजा से जो त्रिभुज बनेगा उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझने के लिए देखिए, जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया इस तरह से, ऐसे। ठीक है, हम बोले कि इसमें सभी का माप बराबर है, ऐसे। ठीक है, जिसे ए नाम दिया हमने, बी नाम दिया हमने, सी। ठीक है, हमने बोला कि इसमें क्या है? समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा, तीनों भुजा क्या हो? आपस में। ठीक है, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होता है उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं सम। सम मतलब हमने बताया बराबर, और द्वि मतलब होता है 2, और बाहु मतलब हो गया भुजा। मतलब जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर है, कितने भुजा? 2 भुजा बराबर होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे देखिएगा, ऐसे हमने लिया, ऐसे हमने लिया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला भुजा जो है इसके बराबर हो जाएगा, पर ये किसी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जैसे नाम दे दिए हम, यहां पर लिख देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो इसमें कै भुजा? जिसमें कै भुजा? 2 भुजा, 2 भुजा क्या हो? आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो। ठीक है, हमने क्या बताया? जिसमें तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो समबाहु, 2 भुजा आपस में बराबर है तो समद्विबाहु, समद्विबाहु। अच्छा, अब देखिएगा, यहां है विषम बाहु। विषम बाहु जिसमें कोई बराबर नहीं है, तीनों भुजा भी आपस में बराबर नहीं है। जैसे समझते हैं, इस तरह से ले सकते हैं, ऐसे। ठीक है, ये अलग माप का है, ये अलग माप का है, ये अलग माप का है। ठीक है, जैसे नाम दे दिए DEF। ठीक है,
तो जिस त्रिभुज के कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, तो इसमें क्या बताएंगे, कोई भुजा आपस में बराबर, कोई भुजा आपस में बराबर ना हो, ठीक है, ना हो। हमने बताया जिसमें तीनों भुजा आपस में बराबर है तो समबाहु, दो भुजा बराबर है तो विषमबाहु, कोई भुजा आपस में बराबर ना हो तो विषमबाहु, उसको क्या कह देंगे, विषमबाहु। तो यहां तक हमें समझ में आया होगा। अब त्रिभुज ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि हम बात करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कहीं से भी निकाले, कहीं से, बस त्रिभुज होना चाहिए, इस त्रिभुज से इस त्रिभुज से इस त्रिभुज से, तो जब तीनों कोण को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू याद रखिएगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है, समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे अब हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, क्या जानेंगे, समबाहु त्रिभुज, इसको हम लोग समझते हैं यहां पे, ठीक है। तो यहां पे हम हेडिंग बना ले रहे हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब आपको ये लग रहा है कि सर यहाँ तो आप बताए हैं, यहाँ हम बताए हैं, बस उसका टाइप बताए हैं, पर पूरा यहाँ पे हम लोग समझ के चलेंगे, आखिर त्रिभुज में क्षेत्रफल, परिमाप या, ठीक है, ये सभी हम लोग कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हम बोले समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ हमने बताया क्या, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होता है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे इस तरह से हम ले लेते हैं, ऐसे, ठीक है, यहां नाम दिया हमने ए बी सी, हमने बताया कि इसकी सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है, तीनों भुजा, ठीक है। अगर तीनों भुजा बराबर है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये ए बी होगा, ए से बी पहला भुजा, दूसरा भुजा बी से सी, और तीसरा भुजा ए और सी। जैसे बोलेंगे कि इसमें ए बी जो है बराबर है बी सी के, और ये बराबर किसके है, ए सी के। कैसे कैसे हमने किया, पहले ए से बी लिया, ये बराबर हो गया किसके, तो बी सी के, और ये बराबर हो गया ए सी के, ठीक है। अब हम बोले कि चलिए इसको आप मान लीजिए कि इसका माप जो है ए है, कितना है, ए है, ठीक है, हमने कितना मान लिया, ए। जैसे हम बोले कि देखिए ये भुजा टोटल है, इसका माप ए, इस भुजा का भी टोटल माप कितना आ जाएगा, तो ए आ जाएगा। उसी प्रकार से हम बोले कि इस भुजा का भी माप देख लीजिए, तो यहां से क्या मिल जाएगा, ए ही मिलेगा, क्या मिलेगा, ए मिलेगा, कितना मिल जाएगा, ए। इस त्रिभुज के तीनों भुजा हम देख रहे हैं बराबर है और सभी का माप कितना है, ए है। इस त्रिभुज में भी देख रहे हैं कि सभी का माप बराबर है और कितना है, तो ए है। अब आगे जरा समझते हैं कि आगे क्या है। अगर हम यहाँ पर कोण के चर्चा करते हैं, जिस तरह से अगर हम चाहें, ठीक है, कि यहाँ पर का कोण कितना कितना होगा उसको भी हमें निकालना है, तो उस पर भी हम चर्चा करके बताएंगे, ठीक है। जैसे जब तीनों भुजा बराबर होगा ना, तो इसका तीनों कोण बराबर होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि कोण ए बराबर होगा, कोण बी बराबर होगा, कोण सी, ऐसे, ठीक है। जैसे कोण ये वाला ये वाला ये वाला सभी बराबर होगा, और इसके हिसाब से हम बोल दें कि चलिए अगर हम मान लेते हैं इस कोण को कि थीटा है, कितना है, थीटा है। तो प्रॉपर्टी के अनुसार हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर हम बोले त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। जैसे कि अगर बोले कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर, तो कितना लिखेंगे, 180 डिग्री।
कोण ए बी सी तो है लिखा हुआ और सब बराबर है, सबके मान कितना है, थीटा ही है। अगर थीटा है तो हम क्या यहाँ लिख सकते हैं, थीटा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम तीनों थीटा को जोड़ देते हैं तो ये 3 थीटा बराबर 180 डिग्री, और थीटा निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 180 और बटा में 3 हो जाएगा, 3 छक्के 18, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बचेगा वो थीटा के मान जो हो जाएगा वो 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री, यानी कि इसका प्रत्येक कोण जो होने वाला है त्रिभुज का वो 60 डिग्री होगा। किसमें, समबाहु त्रिभुज के। ठीक है, ये क्लियर हो गया इधर से। अभी हम जानते हैं यहाँ पे इसके भुजा के अनुसार। अब देखिए एक काम करते हैं हम, ठीक है, इसमें अगर हम यहाँ से लंब डाल दें इस तरह से, ऐसे खींच करके हम यहाँ से इसके भुजा पर अगर हम लंब डालें ऐसे, ठीक है, यहाँ पर हमने मान कि चलिए लंब डाल दिया और इसका नाम यहाँ पे हम दे देते हैं डी। क्या हमने नाम दे दिया, डी। अब हम कहते हैं कि ये जो बदल गया ऊंचाई में, अब इसका ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, तो आप जो है एक बताते हैं इस चीज को भी, इस चीज पर हम चर्चा भी कर देते हैं थोड़ा, कि जैसे आप देखिएगा ये हमारे पास एक त्रिभुज है, हम बोले कि ये 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। तो ये भुजा जो होता है वो, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। और इसको हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, इसको आधार। और ये भुजा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं लंब। ठीक है, क्या कहते हैं, लंब। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है आपको। तो इस आधार पे पाइथागोरस साहब बताए थे कि जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसका वर्ग जो होता है अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसे कि अगर हम इसका बात करते हैं कर्ण, तो इसको हाइपोटेनस, इसको एच लिखते हैं। इसका होता है परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग पी लिखते हैं। और इसको बेस बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग बी लिखते हैं, आधार बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आया था पाइथागोरस प्रमेय से कि ये सबसे बड़ी भुजा होता है जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण। सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा को हम लोग यहाँ पे क्या रखा हुआ, AC। तो AC के स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो AB प्लस में BC के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस साहब क्या किए थे, बताए थे इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में पाइथागोरस साहब बताए थे। अब इस आधार पे अगर हम बोले कि इसका माप निकालिए, जैसे कि यहाँ से हम बोले A और D निकालना है। ठीक है, इसका ऊंचाई निकालना है। ठीक है, जैसे त्रिभुज ABC का ऊंचाई, या डायरेक्ट बोल सकते हैं त्रिभुज के ऊंचाई, त्रिभुज के ऊंचाई। और त्रिभुज के ऊंचाई के लिए हमने क्या रखा है, A और D, यही है ना ऊंचाई। AD हमको चाहिए। अब AD के लिए चाहिए तो AD के लिए कैसे निकालेंगे, तो इस प्रॉपर्टी को देखिए तो आसानी से AD निकलेगा। ठीक है, जैसे इसका स्क्वायर होता है इसके आधार से, तो हम बोले इसको निकालेंगे तो यह सबसे बड़ा होगा, और तो क्या करेंगे, इसको इससे घटा देंगे। यही हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा एक पॉइंट और पहले सीख लेते हैं यहाँ पे। जैसे ही हम यहाँ से इसको लंब डालते हैं, और अगर ये वाला साइड का भुजा बराबर है, ये और ये बराबर है, इससे लंब डालेंगे तो होता ये है कि ये दोनों भुजा को ये क्या करता है, बराबर बराबर डिवाइड करता है। जैसे अगर ये पूरा भुजा A है, इसका मतलब ये आधा भुजा होगा, तो आधा भुजा कितना होगा, तो A/2। ये भी आधा भुजा होगा तो कितना होगा, A/2। मतलब ये जो भुजा बचल है अब आधा आधा बच गया। ठीक है, पूरा A था, अब आधा आधा बच गया, A/2 हो गया। अब देखिए यहाँ से हम निकालते हैं AD। तो जब AD निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर जब हटाते हैं तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। और जब रूट चढ़ेगा तो सबसे बड़ी भुजा हमारे पास कौन होगा, AC होगा। ठीक है, A और C, तो AC का स्क्वायर करेंगे, और नीचे में अगर हम इस भुजा इधर इस त्रिभुज से लेंगे तो इसको लेना होगा, यानी कि DC के स्क्वायर करना होगा ऐसे। ठीक है, अब जरा देखिए आगे कि AD का वैल्यू क्या मिलता है। तो अंडर रूट में A और C का वैल्यू तो A है, और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर देना होगा और माइनस का माइनस देना होगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि A/2 की स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करना होगा। अब देखिए यहाँ से हमको मिलेगा कितना मिल जाएगा, तो A स्क्वायर माइनस में A²/4 मिलेगा। और यहाँ से आप इसको LCM निकाल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 का LCM यहाँ कुछ नहीं है तो 4 का गुना हो जाएगा, तो 4A² - A² हो जाएगा।
अब यहाँ देखिएगा कि 4 गो है, इधर कुछ नहीं है तो ए गो होगा। तो इस 4a को ए स्क्वायर से घटा देते हैं तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे कितना बचना चाहिए, 3a² बटा में 4, यही ना। लेकिन अब जरा देखिएगा कि रूट है तो रूट से बाहर कौन निकलता है, जिसका कि वर्गमूल निकलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रूट से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ये तो रूट से बाहर निकल सकता है, जो नहीं निकलेगा उसको छोड़ेंगे। जैसे a² में है तो उसको एक बार a लिख देंगे, ये तो नहीं निकलेगा तो इसको √3 ही लिखेंगे। पर एक चीज आप जानते हैं कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, इसका ऊंचाई निकल गया इतना। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिएगा यहां से, अब अगला पॉइंट चलते हैं, ये भी काम हो गया। मेन ऊंचाई था, ऊंचाई हम लोग को प्राप्त हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूला पे आते हैं। ठीक है, पहले बोले हम पहला फॉर्मूला ले। ठीक है, क्या चीज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग होगा। तीनों भुजाओं, तीनों भुजाओं, इसको मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तीनों भुजाओं का योग क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग होगा। अब तीनों भुजा तो यही है ना हमारे पास जोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे कैसे जोड़ेंगे तो यहां लिखेंगे ए बी, ये भुजा लिखें, फिर लिखेंगे बी सी प्लस में, फिर लिखेंगे ए सी। ठीक है, अब ए बी बी सी ए सी का तो वैल्यू सबका हमने कितना माना था, ए माना था, ए प्लस ए यानी कि 3a। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो केवल कितना हो जाएगा, 3a। दूसरा पॉइंट, अगर इसी में हम बोले कि समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप को यदि हम बात जब करते हैं अर्ध परिमाप के, तो इसको जो हम लोग लिखते किससे हैं, एस से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एस से। और कुछ करना नहीं है, जो परिमाप आया है, जैसे 3a आया परिमाप, बस इसको 2 से भाग देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा फॉर्मूला हम यहां देख रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना बताएंगे, तो यही तो हमारे पास ऊंचाई आया था, a√3/2, a√3/2, यही है ना। अब देखिएगा चौथा नंबर पे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया। तो क्या होता है, आप लोग फॉर्मूला में जानते हैं 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई, यही जानते हैं ना। अब चलिए मान रख करके देखते हैं, 1/2 का 1/2 यही होगा, और आधार मतलब बोले तो क्या हो जाएगा, बी और सी होगा। आधार क्या होगा, बी सी पूरा होगा ए, तो इसका जो है वैल्यू ए है इनटू में। ऊंचाई की यदि हम बात किए तो ऊंचाई ये है और इसको हम लोग कहते हैं एडी, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा तो बताइएगा। ऊंचाई अभी हमने निकाला था a√3/2, तो a√3/2। ठीक है, कुल मिला करके हम यहाँ देख रहे हैं फॉर्मूला में, तो ये 1/2 है, यहाँ से ए है तो यहाँ a² बन जाएगा। ये √3 का √3 रहने देते हैं। ठीक है, और बटा में ये 2 से 2 गुना होगा तो यहाँ आ जाएगा 4। यानी कुल मिलाकर के बोले तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a² √3/4, a² √3/4 होगा। क्या ये बढ़िया से आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, तो अभी हमें पढ़ना बाकी है कि सम द्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं और विषम बाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। ठीक है, तो आप जो है पहले इस क्लास को पूरे तरीके से क्लियर करेंगे, फिर अगले क्लास में हम इसको किसको किसको पूरा कर लेंगे, इसको भी पूरा कर देंगे और इसको भी पूरा कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। अगली वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं। ठीक है।